तो गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए क्लास में। आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनको सोल्व करने के बाद, जिसको अटेम्प्ट करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा, आपके अंदर एक हौसला आ जाएगा कि नहीं अब आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए पहले सवाल से शुरू करते हैं। जो आपका पहला सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आप लोग को बता दें कि ये जो सवाल है हम लोग आप लोग का चुंबक चैप्टर से लेके आए हैं। चलिए सवाल का जवाब लोग देते चलिए फटाफट कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए है पीतल, ऑप्शन नंबर बी आपका है नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी आपका इस्पात है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग जब तक जवाब देते चलिए, इस बीच हम लोग कुछ बातें आप लोग को बताते हैं। तो चुंबक के बारे में आप लोग जानते हैं, चुंबक के बारे में चलिए एक हम लोग चुंबक बना के देखते हैं इस तरह से। ये जो हम लोग का चुंबक है इसमें दो पोल होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को क्या बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को साउथ पोल बोलते हैं। और आप जानते हैं कि चुंबक में जो होता है चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबक के बाहर, तो वो जो आपका बाहर जो बनता है गाइस वो क्या होता है आपका किधर से किधर होता है। ये भी सवाल आपका पूछ सकता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा आपको पूछ सकता है। कहाँ? चुंबक के बाहर पूछ सकता है और चुंबक के अंदर पूछ सकता है। तो देखिए अगर चुंबक के बाहर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर होता है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। वहीं पे अगर बोलेगा चुंबक के अंदर बोलेगा, ये आपका कहाँ पे होता है? बाहर में होता है, ये आपका चुंबक के बाहर होता है। अगर आपको अंदर बोल दे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होता है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से देखिए बहुत सारे बच्चों का अब तक जवाब आ चुका है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा हो जाएगा। चलते हैं फटाफट अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा क्या है कि दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि? दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो देखिए दृष्टि दोष क्या होता है? एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष बोला है कि वाली आंखें, अगर एक आंख है जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसको साफ साफ क्या देख पाएगा? तो देखिए बहुत आसान तरीका है, जिस तरह का दृष्टि दोष होगा वो क्या करेगा? उस तरह की चीज़ों को देख पाएगा। जैसे अगर दूरदृष्टि दोष है तो वो दूर की चीज़ों को देख पाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट के वस्तुओं को देख पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए जब तक हम लोग कुछ बातें और जानते हैं। तो आपका यहाँ से एक सवाल और भी बन सकता है। क्या सवाल बनेगा कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए, मतलब उसके बीमारी को ख़त्म करने के लिए, बीमारी तो ख़त्म उसको मतलब यानी निवारण के लिए, ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। किस प्रकार के लेंस का? उत्तल लेंस का। आप सबको पता है कि अगर किसी को क्या है दूरदृष्टि दोष है तो किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल होगा? उत्तल लेंस का इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष है तो वो साफ साफ देख पाएगा, किसकी वस्तु को देख पाएगा? दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख पाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। देखिए बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है, इसका जवाब आप लोग खुद बताइए, हम नहीं बताएंगे। देखिए प्रतिरोध का आपको एसआई मात्रक बता दे रहे हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। अगर आपको बोल दे प्रतिरोधकता, आप लोग जब तक आंसर बताइएगा गाइस, आंसर बताइए। अगर आपको बोल दे प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? इसका ओम मीटर हो जाता है। बहुत कंफ्यूज होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। आप लोग फटाफट बनाइए। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। प्रतिरोध का क्या सूत्र हो जाएगा? क्या होता है? देखिए आप लोग को बता के दे रहे हैं, V क्या होता है? I × R होता है। बस V I × R, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे आप करंट निकाल के लेके आ जाइएगा। तो R बोला है ना, तो देखिए अगर R को आप यहाँ पे रखते हैं तो R बराबर लिख सकते हैं V/I, R बराबर V/I। तो देखिए R बराबर V/I कहाँ पे है? तो R बराबर V/I आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा था। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया था। देखिए हम लोग धातु वाला चैप्टर से भी क्वेश्चन लेके आए हैं। जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने का चांस होता है, हम लोग सारे चैप्टरों से मेन सवालों को लेके आए जो कि एग्जाम में आपका बिल्कुल नहीं छूटे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गहने बनाने में आपका सोना का भी इस्तेमाल होता है, चांदी का भी इस्तेमाल होता है और प्लेटिनियम का भी इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। देखिए सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। आप लोग भी इसी तरह से जवाब देते रहें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए?
रक्तचाप कितना होना चाहिए, देखिए सबको पता है। आप क्लास 10 का अगर एग्जाम दिए, क्लास 10 में ये सवाल बार बार पूछता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। अगर इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा है, फिर इससे थोड़ा भी अगर कम हुआ तो आपका नॉर्मल बीपी नहीं कहलाएगा। देखिए इसको बोलते हैं 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और 80 को क्या बोलते हैं, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 120/80 में 120 क्या है और 80 क्या है, तो 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को क्या बोलते हैं डायस्टोलिक। तो नॉर्मल बीपी कितना हो जाएगा, 120/80, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है आपको। देखिए जिस तरह का भी सवाल पूछेगा, हम लोग हर तरह का आप लोग के साथ हर एक पॉइंट को लेके आए हैं कि यहाँ पे एक सवाल और आपका क्या बन सकता है कि किससे मापा जाता है, रक्तचाप को किससे मापते हैं, किससे मापते हैं। तो आप इजीली बता दीजिएगा आप रक्तचाप को किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, रक्तचाप को नापते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका किस वर्ग के जीवों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस वर्ग के जीवों की संख्या सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है कि मछलियों का वर्ग, दूसरा सरीसृप का वर्ग, तीसरा कीड़े का वर्ग, चौथा स्तनधारी का वर्ग। देखिए सबके गुण के हिसाब से ना सब जीवों को अलग अलग वर्ग में रखा गया, अलग अलग समूह में रखा गया है। तो हम लोग आते हैं किसमें, हम लोग जो आते हैं जितने सारे भी जीव, हम लोग आते हैं स्तनधारी में आते हैं। तो देखिए किस जीवों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कीड़े। कीड़े जो होगा, कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट, इस जीवों की संख्या क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और ये किस संघ में आता है, तो ये आपका आता है ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा में आता है। किस संघ में आता है, ये कीट जो होता है किस संघ में आता है, ये ऑर्थ्रोपोडा में आ जाता है। तो 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए बहुत आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है। ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, दूसरा है कि जैविक खादों का प्रयोग, तीसरा है सिंचाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस सवाल का जवाब हम नहीं बताएंगे, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बताइएगा। बहुत आसान सा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बताइएगा गाइज। देखिए बी सी डी तो होगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रासायनिक खादों का अगर आप अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि मिट्टी जो होता है उसका उर्वरक क्षमता कम हो जाता है, जिसको मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण माना गया है। चलिए 8वां सवाल देखिए, ये आपका क्लास 9 का चैप्टर से है, सॉलिड लिक्विड गैस वाला चैप्टर से। देखिए 8वां सवाल क्या है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि देखिए जब आप अपने हाथ में बर्फ़ को भी रखिएगा ना, आपका हाथ में ठंड महसूस होता है। आप अपने हाथ में पेट्रोल डालिएगा तब भी ठंड महसूस होता है। इन सब का एक ही रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, देखिए क्लास 9 में है ये सवाल, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर करेंगे, हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। और इसी तरह के सवाल अगर आपका बनेंगे तो आपको ईजिली उसको हल करके आना है। देखिए सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ पे तप नहीं होगा गाइज, यहाँ पे तप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। और बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा कि जो स्पिरिट होता है जिसको हम अपने हाथों में डालते हैं, लगाते हैं, वो क्या करता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर को लेकर के वो वाष्पीकृत हो जाता है। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर को लेकर के जहाँ पे उसको डालते हैं वहाँ का टेम्परेचर को लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिस वजह से वो हमको ठंड महसूस होता है। सेम कहानी बर्फ़ के साथ है, सेम कहानी आपका वो पेट्रोल के साथ है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या आपका 9 नंबर कि बल का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है, kg मीटर पर सेकेंड है। तो बहुत सिंपल है, बल का एसआई मात्रक एक तो ये हुआ, और दूसरा आप लोग जानते हैं, आप लोग दूसरा क्या जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो जूल जो आपका यहाँ पे जूल है, ये किसका हो जाएगा, आपका कार्य का हो जाएगा, ये आपका कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा, और ऊर्जा का हो जाएगा। जूल जो आपका है, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक होता है। और ये जो आपका हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज आपका आवृत्ति का, ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवृत्ति का। और पास्कल तो आप लोग जानते हैं गाइज, पास्कल किसका मात्रक है, ये दाब का, प्रेशर का है। चलते हैं अगले सवाल में। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा क्या है, कुलाइडी मिश्रण।
कोलाइडी मिश्रण यानी कोलाइडी विलयन है में कणों की माप क्या होती है। कोलाइडी मिश्रण में कणों की माप क्या होती है, आप लोग बताते चलिएगा। देखिए इस सवाल का जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कोलाइडी मिश्रण होता है उसमें कणों की माप कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻5 सेंटीमीटर तक होता है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको उस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर में क्या सवाल दिया है आपका, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, खाली जगह में आपको भरना है इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन, कि एक जेली जैसा पदार्थ है, एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो कौन हो जाएगा आपका इन चारों में से, तो देखिए इन चारों में से आपको कौन हो जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है आपका, एक जेली जैसा पदार्थ होता है। जेली, आप जेली चॉकलेट खाएं, जेली चॉकलेट होता है, देखिएगा कैसा होता है, मुलायम मुलायम होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ रहता है। इसको भी आप अपने कॉपी कलम में नोट कर लीजिएगा गाइस। देखिए आप अगर नोट करते हुए चलिएगा तो उसमें क्या होगा कि बाद में आप उसको जब देखिएगा कॉपी में, अगर जो चीज़ लिखा हुआ रहता है ना तो उसको बाद में पढ़ा जाता है, और आप उसको बाद में फिर पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, आपको याद रह जाएगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है में तत्वों की व्यवस्था उनके, यहाँ पे खाली जगह में आपको बताना है कि किस आधार पर अभी जो आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। तो देखिए अभी का जो आवर्त सारणी है ना, अभी का आवर्त सारणी ये किसने दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी ये किसका है, मोस्ले चाचा का है। किसका है, मोस्ले चाचा का है। आधुनिक आवर्त सारणी किसका है, मोस्ले चाचा का। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये भी जान सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितना 18 ग्रुप है और 7 क्या है आपका पीरियड, जिसको आवर्त बोलते हैं, 7 आवर्त है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को सजाया गया है वो परमाणु संख्या किस आधार पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर, के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर। इससे पहले मोस्ले चाचा से पहले जितने सारे भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया था, परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। लेकिन मोस्ले चाचा आके क्या किए, तत्वों को किस आधार पर सजाए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाए, तब जाकर के ये सक्सेस हो पाया। और आपको अगर सवाल पूछेगा कि इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितना ग्रुप है, तो 18 ग्रुप है। कितना आवर्त है, तो 7 आवर्त है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया, तो मोस्ले चाचा ने दिया। देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 नंबर का, कि समूह के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, समूह में बढ़ते परमाणु संख्या, आवर्त में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, आवर्त में बढ़ते परमाणु संख्या, तो क्या है, आवर्त में बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर उसको सजाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। देखिए विस्थापन समय ग्राफ आपका फिजिक्स का ये सवाल है। फिजिक्स से एक सरल रेखा है तब वेग क्या होगा। देखिए हम लोग ना ग्राफ बना के देखते हैं, हम लोग पहले इसको बना के देखेंगे, फटाफट टाइम नहीं लेंगे। देखिए एक इसको बना लेते, क्या बोला है, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो इसको हम लोग मान लेते हैं विस्थापन मतलब डी, और इसको मान लेते हैं हम लोग समय। विस्थापन समय ग्राफ क्या बोलता है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इस तरह से सरल रेखा है, मतलब वेग क्या है, सरल रेखा है, तब क्या होगा। तो देखिए इस तरह सरल रेखा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा एक कंडीशन में। दूसरा कंडीशन आपका क्या बन सकता है, दूसरा कंडीशन आपका ये भी बन सकता है, एक इस तरह और बना लीजिए आप, एक और बना लीजिए गाइज। एक जब बनाइएगा तो इसको आप मान लीजिए डिस्टेंस मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और ये आपका टाइम है। तो एक इस कंडीशन आपका इस तरह भी बन सकता है, ये आपका सरल रेखा है, लेकिन यहाँ से आपका ये भी एक इस तरह से बन सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी आपका हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए, पहला कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे शून्य हो रहा है, यहाँ पे शून्य हो रहा है, उसका क्या हो जाएगा, तब वेग क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो रहा है। लेकिन आप दूसरा कंडीशन में जो देख रहे हैं यहाँ पे वेग शून्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी शून्य नहीं हो रहा है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इस आधार पर कि पहला ऑप्शन क्या है कि नकारात्मक होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है शून्य भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन क्या है शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब ये इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहला ऑप्शन में देखिए शून्य, यहाँ पे शून्य हो रहा है, दूसरा ऑप्शन में शून्य नहीं हो रहा है। तो शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इस सवाल का आपका जवाब 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। देखिए कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय। देखिए अगर वो बोल दे कि कच्छ और खंबात बोल देता तो क्या हो जाता आपका, ज्वारीय ऊर्जा हो जाता। कच्छ और खंबात बोलता, कच्छ और खंबात तो क्या हो जाता, ज्वारीय ऊर्जा होता। क्यों होता है, क्योंकि कच्छ और खंबात में क्या होता है, वो आपका समुद्र के किनारे का इलाका है और पानी वाला इलाका, वहाँ किनारे का इलाका, तो वहाँ पे क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन क्या बोला उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी होता है ना, जो उष्णकटिबंधीय इलाका है वहाँ पे सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होता है।
वहाँ पे सूर्य की रोशनी, सूर्य का तापमान काफ़ी हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। तो आप बताइए जहाँ पे सूर्य का तापमान ज़्यादा होगा तो कौन सा ऊर्जा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका कूद कूद के बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी कूद कूद के बोल रहा है कि हम ही इसका आंसर है, हमको टिक मारो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कौन सा ऊर्जा होगा आपका? सौर ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो भारत के उष्ण कटिबंधी में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, अगला सवाल क्या है? वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? देखिए क्लास, ये आपका क्लास 10 का है सवाल, क्लास 10 का सवाल है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। आप देखे होंगे कि घरों में क्या करता है, जब कोई सब्जी वगैरह बच जाता है तो उसको गर्म करके रखा जाता है, फिर फ्रिज में रखा जाता है ताकि उसमें गंध ना लग जाए, उसमें गंध ना लग जाए। अगर उसमें गंध लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। आप लोग हालांकि पहले से जानते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 1785 ईस्वी में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की? देखिए 1785 में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने सारे भी चीज़ है ना, जैसे में आप खुद बताइए कि हम लोग एक ही देश में हैं लेकिन एक ही देश में रह करके बहुत सारी चीज़ों का नाम अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग जैसे अपने गाँव में उसको अलग नाम से बोलता है और दूसरे गाँव में क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना आता है। तो बताइए इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें तो सभी चीज़ों का नाम तो एक जैसा होगा नहीं। मान लिए हम लोग अपने भारत में कुत्ता को कुत्ता बोलते हैं, मनुष्य को मनुष्य बोलते हैं, उस मनुष्य को जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे देश में चले जाए, वहाँ पे भी जाके मनुष्य बोलेंगे तो सामने वाला समझ में नहीं पाएगा। इसीलिए एक आदमी आया, क्या नाम उसका था? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस यानी कार्ल लीनियस। इन्होंने क्या किया, सभी नामों के बदले में एक ऐसा नाम दिया, सभी चीज़ों का एक एक ऐसा ऐसा नाम दिया जिसको पूरी दुनिया में जाना जा सके, जिसका नाम क्या रखा गया? द्विनाम पद्धति बोला गया, जिसको द्विनाम पद्धति। जैसे ह्यूमन को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंगो को मैंडिका मैग्नीफेरा कहा जाता है, मैंगो को बोला जाता है। यानी हर एक चीज़ का अलग अलग, जैसे लायन को पेंथरा लियो बोलते हैं, टाइगर को पेंथरा टिग्रिस बोलते हैं। इस तरह से सारे चीज़ों का एक एक नाम दिया गया। तो इस नाम को देने का काम कौन किया? आपका कार्ल लीनियस। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गाइस। चलिए, जब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस सवाल में हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है। फटाफट हम लोग अटेम्प्ट करते चलेंगे। अभी के समय में आप जितने सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, जितने सवाल हल करेंगे, आपके अंदर जो एक एनर्जी है वो एनर्जी उतना ही बढ़ता चले जाएगा आप लोग को। चलिए अगला सवाल, 17 नंबर सवाल, समजात अंग है, समजात अंग है। आप लोग कुछ जवाब बताइए, फटाफट जवाब बताइए। समजात अंग है, तो देखिए समजात अंग किसको बोलते हैं? समजात अंग किसको बोलते हैं हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि समजात अंग किसको बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कि जिसका आपका संरचना जो होता है, संरचना समजात अंग का संरचना क्या होता है? सेम होता है, संरचना सेम होता है। और उसका जो कार्य होता है गाइस, उसका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब संरचना क्या होगा? सेम होगा, कार्य क्या होगा? अलग होगा। तो जिसका भी संरचना सेम होगा, कार्य अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। तो अब ऑप्शन ढूंढ के निकाल लीजिए, ऑप्शन ढूंढ के निकाले। देखिए क्या लिखा हुआ? समान संरचना, तो संरचना सेम, कार्य अलग अलग, कार्य अलग अलग। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कूद कूद के बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कूद कूद के बोल रहा है कि मैं ही इस सवाल का जवाब हूँ, आओ मैं ही इस सवाल का जवाब हूँ। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में, अगले सवाल 18वां सवाल। 18वां सवाल देखिए, सबसे भारी धातु। कितना आसान सवाल है। सबसे भारी धातु, नाम भारी है लेकिन काम भारी नहीं है, बहुत भारी है लेकिन सवाल बहुत आसान है गाइज। सबसे भारी धातु बोला है तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? सबसे ऊपर में लोहा है, बस यूं ही कलम पकड़ा और इस तरह टिक मार दिया, बस हम तो सही मारे हैं। लेकिन आगे जब मिलाएगा तो बोलेगा और ये बाबा गलत हो गया हमसे। तो सबसे भारी धातु लोहा नहीं है, बल्कि सबसे भारी धातु क्या है गाइज? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ऑस्मियम। इसको अगर आप, इसका क्या होता है? OS हो जाता है। इसका क्या होता है? OS, ऑस्मियम। अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 हो जाता है। कितना हो जाता है गाइस? 76 हो जाता है ऑस्मियम का। चलिए अगले सवाल में, तो सबसे भारी धातु याद रहेगा आज से, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। उसके बाद 19वां सवाल, 19वां सवाल देखिए, बहुत सवाल बनते हैं अम्ल चैप्टर से, अम्ल क्षार लवण से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग तो स्टार मार के रख लीजिएगा, स्टार मार के बोल रहे हैं इस सवाल को कि अम्ल वर्षा के मुख्य कारक हैं। बोलिए जवाब बता दें या फिर आप लोग खुद से इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कम से कम इतना तो होमवर्क आप लोग को दे ही सकते हैं, इतना होमवर्क आप लोग को दे ही सकते हैं कि अम्ल वर्षा के मुख्य कारक कौन है, आप लोग बता दीजिए। इस सवाल का आप लोग को होमवर्क दे ही सकते हैं। एक और सवाल का होमवर्क देंगे, 2 सवाल का, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 1 सवाल का होमवर्क दिए थे, आज आप लोग को 2 सवाल का होमवर्क देंगे। आपको बताना है कि अम्ल वर्षा के मुख्य कारक कौन है। हम एक बता देंगे, नहीं एक भी नहीं बताएंगे,
नहीं बताएंगे? आप लोगों को खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में खुद बताना है कि अम्लवर्षा के मुख्य कारक कौन है। और इस सवाल को आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा लास्ट सवाल, ये तो और इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बच्चा मार खाएगा, इस तरह के सवाल में बच्चा मार खाता है। तो देखिए क्या है, पानी का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होगा? पानी का घनत्व डेंसिटी जो है किस तापमान में सबसे अधिक होगा? इस सवाल को भी आपको HW आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 सवाल आप लोग को दिए, 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइज। और कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे प्यारे छात्र, कौन कौन हमारे प्रिय छात्र इस दोनों सवाल का जवाब दे रहे हैं। और जो भी इन दोनों सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आई गारंटी कि आप लोग हर हाल में DLED पास कर जाइएगा। तो चलिए दोनों सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 नंबर सवाल नंबर 19 का और सवाल नंबर 20 का। फिर मिलते हैं अगले सवाल में, इसी तरह का मेन क्वेश्चन को लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इसी तरह का अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाएंगे। जितना कम दिन बचा है उतना ज़्यादा, और बहुत जल्द हम लोग मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। जिस तरह से सवाल पूछ सकते हैं हम लोग हर तरह का क्वेश्चनों को लेके आएंगे। बस आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, बस हिम्मत नहीं हारना है। बस एक ही बात बोलेंगे कि पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई अगर आपको मोटिवेट कर दे कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होने वाला है, आप जब तक नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। बस आप पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, बस एक ही बात है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।